हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैनेडियन शान। मेरा नाम है शानू नायर। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप इंडिया से हैं या कनाडा के बाहर किसी भी और देश से हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से अच्छे इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं जिनके थ्रू आप अपना काम करा सकते हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वेलकम गाइस। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे पास काफी जो लोगों ने मुझसे पूछा कि कौन से अच्छे इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं या इमिग्रेशन लॉयर हैं जो इंडिया में हैं या कनाडा के बाहर हैं जिनके थ्रू हम अपनी फाइल लगा सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हमेशा से यही कहता हूं और यही समझाने की कोशिश करता हूं कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो है उन पे इतना ज्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, आपको खुद चीजों को समझना चाहिए। लेकिन आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कहता हूं और उसके पीछे क्या रीजन है और क्या अच्छे इमिग्रेशन कंसल्टेंट भी मिल सकते हैं इंडिया के अंदर, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझे किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो कि इंडिया में है या कनाडा के बाहर है, मुझे उनसे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी पता है कई अच्छे कंसल्टेंट्स भी होते हैं जिनके साथ आप अपनी फाइल प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट। तो गाइज, होता क्या है कि जब भी आप किसी कंसल्टेंट पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं तो आपको पता नहीं है कि वो कैसे आपकी फाइल प्रोसेस कर रहा है। आप ब्लाइंडली किसी डॉक्यूमेंट पे साइन कर देते हो या ब्लाइंडली आप एक्नॉलेज कर देते हो कि जो भी उन्होंने किया वो सब कुछ सही किया। होगा क्या गाइस कि आपकी सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को जाती है। अगर आप किसी गलत इंसान के साथ फाइल लगा देते हो तो आपका पूरा का पूरा जो केस है वो डैमेज हो सकता है। अगर मैं बात करूं विजिटर वीजा की, तो विजिटर वीजा के रिफ्यूजल इतने ज्यादा होते हैं कि अगर आपने विजिटर वीजा अप्लाई किया और अगर आपका केस रिफ्यूज हो गया, पहली बात तो ये समझना बहुत जरूरी है कि विजिटर वीजा TRV होता है, टेम्पररी रेजिडेंट वीजा। तो अगर किसी का विजिटर वीजा रिफ्यूज हो जाता है और उसके बाद वो अप्लाई करता है स्टडी वीजा के लिए, तो स्टडी वीजा भी TRV होता है, टेम्पररी रेजिडेंट वीजा। और उसके बाद अगर वो वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है तो वो भी TRV ही होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सब टेम्पररी रेजिडेंट वीजा की कैटेगरी में ही आती है। तो अगर आपका एक वीजा रिफ्यूज हो गया, दो वीजा रिफ्यूज हो गया और उसके बाद अगर आप वापस से TRV अप्लाई करते हो, चाहे वर्क परमिट हो या विजिटर वीजा हो, तो आपके फाइल में ऑलरेडी एक चीज डली होगी कि भाई इस इंसान ने पहले अप्लाई किया था वीजा के लिए, उनका जो पर्पस था वो ये था, अब इनका पर्पस चेंज हो गया। तो गाइज, मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट चूज कर सकते हैं और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो गाइज, अगर आप इंडिया में बैठे हैं और अगर आप चाहते हैं किसी अच्छे कंसल्टेंट को आप कॉन्टैक्ट करना, सबसे पहले आपको यह देखना है कि वो अप्रूव्ड है या नहीं है। अगेन, मेरा पर्सनली किसी से कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि अगर वो किसी और के लाइसेंस पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं ये चीज डिसाइड नहीं करता, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सबसे पहली चीज तो उनके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। वो लाइसेंस आपको ऑनलाइन वेरीफाई करना है। कैसे उसको वेरीफाई कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। मैं ऊपर कार्ड भी डाल दूंगा, यहां पे मैं थंबनेल भी डाल दूंगा, दोनों आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको वेरीफाई करना है। तो इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपने वेरीफाई कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यह देखना है कि वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट के अप्रूवल रेशियो कितना है। फॉर एग्जाम्पल, उसने कितने लोगों के वीजाज लगाए हैं, कितने लोगों का काम उसने किया है। जस्ट बिकॉज कि उसके पास लाइसेंस है या जस्ट बिकॉज उसके पास बहुत अच्छा सेटअप है, ऑफिस का बहुत सारे स्टाफ काम कर रहे हैं, इट डजंट मीन कि वो आपका वीजा लगा देगा। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है उसके प्रैक्टिसिंग कितनी है, उसके कितने ज्यादा अप्रूवल रेशियोज हुए हैं अभी तक, तो वो देखना बहुत जरूरी है। तो कभी भी आप किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से मिले तो फर्स्ट आपको ये चेक करना है कि उसके पास लाइसेंस है या नहीं है। सेकंड, कि उसने किस किस के वीजा लगाए। अगर वो कोई रेफरेंस दे दे कि भाई इसका उन्होंने वीजा लगाया है, इतनों के उन्होंने अप्रूवल करे हैं, मैं डेफिनेटली आपसे कहूंगा कि आप उनके साथ काम करें। मुझे पर्सनली किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से कोई ऐसा कोई बैर नहीं है कि भाई मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई आप कंसल्टेंसी के पास नहीं जाएं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा प्रोसेस और अगर आपको किसी चीज की हेल्प चाहिए किसी कंसल्टेंसी से, अगर वो कोई प्रोसेसिंग फीस, लीगली प्रोसेसिंग फीस अगर चार्ज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। और गाइस, ये चीज का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है कि लोग कंसल्टेंसी के पास जाते क्यों हैं, क्यों उनको इमिग्रेशन एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। गाइस, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कपल है, हस्बैंड वाइफ है, एक ने PhD कर रखी है, एक ने मास्टर्स कर रखा है, ठीक है, सफिशिएंट CRS पॉइंट्स हैं, ठीक है, वेस्ट भी हो रखा है, सारी की सारी चीजें अपडेटेड है, CRS पॉइंट्स भी उनको पता है, तो उनको इमिग्रेशन कंसल्टेंट की क्या जरूरत है। IELTS दो और उसके बाद अप्लाई फॉर योर एक्सप्रेस एंट्री, उनको जरूरत ही नहीं है। इमिग्रेशन कंसल्टेंट की जरूरत कहां पड़ती है, अगर आपकी फाइल वीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके CRS स्कोर कम है, अगर आप 400 पे बैठे हो आज की डेट के अंदर
और आपको चाहिए कि भाई कैसे आपकी फाइल प्रोसीड हो, तो वो जो 50 पॉइंट की जो जरूरत है आपको, वो आपको एजेंसी वाले बताएंगे कि भाई वो 50 पॉइंट आपके कैसे आएंगे, क्या चीजें आप अपडेट कर सकते हो, क्या अपने प्रोफाइल में इंप्रूव कर सकते हो। उन लोगों को जरूरत पड़ती है एजेंसी की। अगर आपके स्कोर हैं 460 450 और अगर फिर भी आप चाह रहे हो कि कंसल्टेंसी की जरूरत पड़े, तो गाइस उनको जरूरत नहीं है। कोई भी इमिग्रेशन एजेंट जो डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड कर रहा है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, आप भी वो चीज कर सकते हो। वो चीज उसको करनी है जिसके लिए आप $2000 $3000 $6000 जो आप पे कर रहे हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो अमाउंट आप यूज कर सकते हो आपके प्रूफ ऑफ फंड में, ठीक है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, कनाडा पीआर के लिए अगर आपको अपने CRS पॉइंट्स चेक करने नहीं आते कैलकुलेटर के अंदर, अगर आप CIC की वेबसाइट के अंदर ढंग से आप नहीं देख रहे हैं, ढंग से उसको आप नहीं समझ रहे हैं, डेफिनेटली आपको एजेंट की जरूरत पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अगेन मेरी वीडियोस में आप देखें, एक एक चीजें समझें, ऐसे ब्लाइंडली आपको नहीं जाना है। आपको उन एजेंट्स के पास जाना है जो आपका काम करा सके। अगेन अगर वो कोई प्रोसेसिंग फीस लीगली अगर कोई चार्ज कर रहे हैं तो ठीक है, वो उनका राइट है, वो कर सकते हैं, वो ठीक है, वो उनकी मेहनत है। लेकिन आपको यह चीज समझना बहुत जरूरी है कि वो पहली चीज लाइसेंस वाला होना चाहिए, दूसरी चीज वो जो भी कर रहा है उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, आपके पास होल्ड होना चाहिए आपकी एप्लीकेशन फाइल का। वो जो भी ईमेल एड्रेस आप डाल रहे हो CIC से, कनाडा गवर्नमेंट से जो भी आपके पास ईमेल आती है वो आपके पास आनी चाहिए। अगर वो सारी की सारी ईमेल आपके एजेंट के पास जा रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब चीज में आपका होल्ड हो रहा है। अगर आप उनको किसी तरह की फीस दे रहे हैं तो उनकी मेहनत की फीस दे रहे हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट फाइल लगा देते हैं, उनके बाद उनकी ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, उनके पास सारा होल्ड होता है। ये सब चीजें गलत है। आपकी फाइल है तो आपके ईमेल एड्रेस डलने चाहिए, आपके पास सारा होल्ड होना चाहिए। कोई भी अपडेट आता है CIC से, कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई गवर्नमेंट आपसे कोई डॉक्यूमेंट पूछ ले, कई बार वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला ले, ठीक है। हो सकता है कि आपके एजेंट के स्पैम फोल्डर में वो चीज चला जाए, वो उसको पता भी नहीं चले और कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली आपकी फाइल रिफ्यूज हो जाए। ऐसे भी बहुत से केसेस हैं। तो गो फॉर कंसल्टेंसी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन आपको यह चीज ध्यान रखना है कि अपने केस की पूरी जो डिटेल्स है आपको पता होनी चाहिए और आपके पास उस चीज का होल्ड होना चाहिए।